जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने साइंस का A to Z बैच स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक्स लेवल से पढ़ेंगे, ज़ीरो लेवल से। ये आपका बैच किसी भी कंपटीशन लेवल या एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमारे अंदर साइंस के अंदर आता है कि जो हम पढ़ेंगे। और आज हमारा सेकंड डे है, जिसके अंदर हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल से, बायोलॉजी से ही, क्योंकि बायोलॉजी सबसे वीक पार्ट रहता है। तो आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है सेल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पिछला भी रिवाइज करते चलेंगे और साथ साथ सारा न्यू भी होता रहेगा, कि पीछे भी कुछ करना रहे। बाकी एक बात बोलूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने बेसिक्स जो है कवर करा दिया है कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, बाकी कि क्या क्या रहेगा हमारे पास साइंस में। शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कल, उसकी भी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं और साथ साथ इसको भी चलते हैं। तो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते थे? साइटोलॉजी। ये हमने पढ़ा था, साइटोलॉजी। अब हमने पढ़ा था कि सेल क्या है, हमारे पास बेसिक यूनिट है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है, कि जो भी बनेगा वो सेल से बनेगा। सेल से छोटी यूनिट भी होती है हमारे पास एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो हम बेसिक बाद में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए सेल क्या है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। सेल कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। कल हमने पढ़ा था, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। टिश्यूज़ कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बनाती है? एक बॉडी। बॉडी की फॉर्मेशन के लिए ये कंबाइन होने के बाद ये बनता है। ठीक है, तो जैसे कि देखा जाए तो बेसिक यूनिट क्या हो गया हमारे पास? सेल हो गया। यानी कि बिल्कुल बेसिक जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या हमारे पास? सेल है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, तो हमने एक और पढ़ा था कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। अब एक छोटी सी बात ध्यान दो कि किसी भी वर्ड का मीनिंग उसके वर्ड में ही छुपा रहता है। जैसे कि हिस्टोलॉजी, तो लॉजी और लोगस वर्ड यूज होते हैं हमारे पास स्टडी के लिए, और हिस्टो वर्ड यूज होते हैं हमारे पास टिश्यू के लिए, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। वैसे ही साइटो वर्ड यूज होता है हमारे पास सेल के लिए, और लॉजी यानी कि स्टडी के लिए, यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ साइंटिस्ट भी पढ़े थे कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया था। अब हम सेल पढ़ रहे हैं आज, तो हम सेल की ज़्यादा मतलब वो करेंगे, सेल को ब्रीफली बताता हूँ आपको। तो सेल क्या है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी डिस्कवरी जरूर देखना कि किसने की है या फिर कौन उसका फादर है। जैसे कि हमारे पास सेल की डिस्कवरी किसने की थी, हमने कल पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने। हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी, लेकिन इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो की थी डेड सेल की। इसी की थी डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी। और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने किस पे किया था? एक कोर्क पे किया था। कोर्क, कोर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो प्लांट होता है, डायग्राम पे मत जाइएगा, ड्राइंग पे बस समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कोर्क होता है यानी कि जो प्लांट की ऊपर की खाल होती है, इसको हम कोर्क बोलते हैं एक तरीके से, यानी कि ये ऊपर की खाल है। तो जो इसके अंदर सेल पाया गया था वो था कोर्क सेल। कोर्क सेल यानी कि प्लांट के ऊपर की जो खाल है उसको बोला गया था क्या? कोर्क सेल। अब इन्होंने क्या कहा था कि जैसे हमारे घर है, तो घर में हमारे कमरे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, यानी कि अलग अलग रूम्स या कंपार्टमेंट्स बने हैं जो खाली हैं अंदर से, होलो कंपार्टमेंट और रूम्स इन्होंने देखे थे, जो उस टाइम पे इनके पास माइक्रोस्कोप था, उसके थ्रू इन्होंने देखे थे। यानी कि रॉबर्ट हुक ने हमारे पास फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी, इसलिए इनको डिस्कवरी ऑफ सेल भी बोला जाता है कि जिन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब की थी?
1665 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और इन्होंने इनको क्या बोला था कि स्मॉल रूम्स या फिर होलो कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम्स, ठीक है। ये कौन हो गया हमारे पास? फर्स्ट साइंटिस्ट। याद रहेगा, इसको एक बार देख लीजिए और एक बार इसके नोट्स बना लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड साइंटिस्ट की तरफ। अब सेल की डिस्कवरी तो हो चुकी थी, लेकिन वो लिविंग नहीं था, डेड सेल था। अब जो हमारे पास लिविंग सेल की जिन्होंने डिस्कवरी की थी वो मैंने कल भी पढ़ाया था, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उससे रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डेड सेल किस में मिला था? प्लांट में मिला था। तो ये याद रहना चाहिए कि प्लांट में मिला था। आप बेसिक अगर याद करते रहेंगे, किसी स्टोरी की तरीके बना के पढ़ते रहेंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। तो अब लिविंग सेल कहाँ से मिला था, किन्होंने खोजा था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे। अब जो इनको लिविंग सेल मिला था फर्स्ट, वो कौन सा था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया था। अब मिला कहाँ से होगा? अब आप एक स्टोरी बना के याद कीजिए कि एबी लीeuwenhoek साहब गए थे कहाँ पे? हमारे पास तालाब पे या फिर पौंड में गए थे, और वहाँ घूमते घूमते ये बैठ गए। अब ये बैठ के निहारने लगे किसमें? पानी में, ठीक है। देखने लगे, ताड़ने लगे। अब हमें तो दिखती है मछलियाँ, ठीक है। अब इनको क्या दिखा? बैक्टीरिया। उसमें दिखे कुछ घूमता हुआ। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिसर्च की पानी के ऊपर कि हाँ कि पानी के अंदर इनको माइक्रोस्कोप में देखा तो वहाँ पे इनको मिला फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। कहाँ पे मिला? फर्स्ट लिविंग सेल। अब बेसिक सी बात है, अब इनको बैक्टीरिया अकेला तो मिलेगा नहीं। अगर आप कहीं पे देखोगे तो मछलियाँ एक प्रजाति की तो मिलेंगी नहीं आपको, ठीक है। हर टाइप के बंदे मिलेंगे कहीं पे भी जाओगे। तो इनको एक और चीज़ वहाँ पे मिली थी, इन्होंने डिस्कवरी की थी, जो है प्रोटोजोआ। क्या डिस्कवरी की थी? प्रोटोजोआ की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी। प्रोटोजोआ मैं आगे आपको जाके बताऊंगा, अभी बस आपको एक कहानी के तरीके से बता रहा हूँ कि इनको प्रोटोजोआ भी मिला, बैक्टीरिया भी मिला। एक इन्होंने डिस्कवरी की है किसकी? मेल गैमीट की, मेल गैमीट की, जो कि है स्पर्म, ठीक है। तो अब देखो, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने पहला लिविंग सेल खोजा जो कि है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंडर देखने पड़ते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। तो इन्होंने बैक्टीरिया खोजा और बैक्टीरिया क्या बना? फर्स्ट लिविंग सेल, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek को ही फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है। माइक्रो क्या बोला जाता है? फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत इजी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो गया हमारे पास, मेल गैमेट की खोज कर ली, प्रोटोजोआ की खोज कर ली, ठीक है। अब इनकी ये सारी क्या होगी? उपलब्धियां, यानी कि इन्होंने क्या क्या खोज किया और हमारे पास क्या हुआ? हमें मिला फर्स्ट लिविंग सेल। डेड सेल किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगर ये पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, तो वो तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। लेकिन वहीं पूछ लिया जाए कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल किसने की थी, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। इतनी सी बात। मैं अब आपको कुछ नेम्स याद करा देता हूँ, जो बेसिक नेम आपको याद होने चाहिए किसी भी उसके लिए, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ एक बार, आप नोट्स बना लीजिए। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि आपको पता है कौन है? रॉबर्ट हुक है। लेकिन जो आज के टाइम पे मॉडर्न साइटोलॉजी है, जो आज के टाइम पे है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, ये किसको कहेंगे हम? इनका नाम याद कर लीजिए, ये है स्वॉनसन। कौन है? स्वॉनसन, ठीक है। इनकी एक बुक भी है, द सेल। किस नाम से है? द सेल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ठीक है। अब हमारे पास जो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है तो हो गया होल वर्ल्ड के की स्वॉनसन है। अब इंडियन के जो अंदर, इंडिया के अंदर जिन्होंने साइटोलॉजी के ऊपर खोज की थी वो कौन थे? फर्स्ट वो थे फादर, जिनको बोला था डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा,
ठीक है, इंडिया के कौन हो गए? अरुण कुमार शर्मा। अब डेड सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मैं इसके बाद जो साइंटिस्ट है उनके आपको ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ कि किस किस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे हमारे पास? रॉबर्ट हुक। बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने क्या कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब डिस्कवरी ऑफ प्लांट डेड सेल, अब जो रॉबर्ट हुक सर ने जो डिस्कवरी की थी हमारे पास, वो कोर के ऊपर ही तो की थी, तो वो कोर किसका था? प्लांट का ही तो था, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ प्लांट डेड सेल भी इन्होंने किस पे की थी? कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन गए। अब हमारे पास कौन थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वैन ल्यूवेन, LEVWENHOEK, ये थे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या क्या किया था? शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज की थी। अब बैक्टीरिया की खोज की थी इसलिए इनको फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बुलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट साथ साथ मिलाते हुए स्टोरी बनाते हुए चलो कि भैया वहाँ वो गया था, उसको वहाँ बैक्टीरिया मिला, इसलिए उसको बैक्टीरिया का खिताब मिल गया कि हाँ कि बैक्टीरिया उसने ढूंढा, तो अब वो मिल गया। ठीक है, अब वही बात है, बैक्टीरिया क्या था? फर्स्ट लिविंग सेल था हमारे पास। ठीक है, अब लिविंग सेल हो गया। अब ये तो है नहीं कि उसको अकेला बैक्टीरिया मिला, उसको मेल गैमेट की भी इसने खोज की है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या आ गया? और क्या आ गया? प्रोटोजोआ की भी खोज इन्होंने की है। ठीक है, अब जो इनको यहाँ पे लिविंग सेल जो मिला था, कहाँ पे मिला था मैं बताता हूँ, इनको पोंड पे मिला था, मैंने बताया था आपको। तो जो इन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो उसको नाम दिया था पोंड पे, वो दिया था इन्होंने एनी मैक्यूलर। ठीक है, इन्होंने नाम जो दिया था एनी मैक्यूलर दिया था, बाद में बैक्टीरिया दिया था वो तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट जो इन्होंने नाम दिया था उस टाइम वो दिया था एन्यूमैकुलर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या क्या हो गया? प्रोटोजोआ की डिस्कवरी हो गई, मेल गैमीट हो गया, फर्स्ट लिविंग सेल हो गया, और फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी ये कहलाते हैं। अब हमारे पास प्लांट की डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वहीं पे प्लांट की लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? हमारे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। जैसे कि हम आपको पता होगा कि हम स्कूल में अपने टाइम पे तो करते थे कि एक हम क्या करते थे कि अनियन लेके जाते थे, तो अनियन की पील के ऊपर से, यानी कि अनियन की ये ऊपर ऊपर की लेयर उतारते थे और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते थे। तो ये जो ये अनियन वाला ये एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो यही एक्सपेरिमेंट हमारे पास एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इन्होंने भी ऐसे ही देखा था, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट इनका ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये हो गया क्या कि फादर कौन हो गया? ठीक है, इंडियन के साइटोलॉजी के कौन है? रॉबर्ट हुक के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के भी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। और अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा कि कैसे होता है, सेल बेसिक यूनिट है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल, जैसे हमें पता है कि कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो हमारे पास जो लार्जेस्ट सेल होता है, लार्जेस्ट सेल वो कौन सा होता है? वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। जी हाँ, ऑस्ट्रिच के अंडे को लार्जेस्ट सेल बोला जाता है। वहीं पे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, PPLO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब तीसरा, ये तो हो गया लार्जेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। अब हो गया हमारे पास लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? मैंने कल आपको बताया था कि ब्रेन के सेल को क्या बोलते हैं? ब्रेन का जो बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है? हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे करके
ड्राइंग थोड़ी ऐसी सी है। ये डेंड्राइट्स होते हैं पीछे के, इनके अंदर जो हमारे पास होता है न्यूरोकेमिकल्स होता है, और ये आगे ऊपर की बॉडी होती है। ठीक है, ये इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल आ गया, न्यूरॉन। न्यूरॉन को और क्या बोलते हैं, नर्व सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नर्व सेल। तो लॉन्गेस्ट सेल हो गया। अब हमारे जो ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, तो वो कितने न्यूरॉन प्रेजेंट हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? अगर आप मानोगे कि 1000 या फिर 1,00,000 या फिर 10,00,000, तो 1 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। 1 बिलियन न्यूरॉन्स अप्रोक्स, इतने ज़्यादा। अब ये हो गया हमारे पास लार्जेस्ट सेल भी कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो गया, लॉन्गेस्ट सेल हो गया। ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी सेल की? ठीक है, अब हमारे पास आती है आगे थ्योरी, यानी कि सेल के बारे में आगे थ्योरीज किसने दी थी। तो हम हमारे पास जो थ्योरी होती है वो 3 बंदों की थ्योरी है हमारे पास। आपने नाम सुना हो कहीं ना कहीं, श्रीडन एंड स्वान। क्या सुना है, श्रीडन एंड स्वान। तो स्वान सेकंड, श्रीडन, और थर्ड जो हमारे पास है रुडोल्फ विर्चो सर। ये 3 है जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी। ठीक है, जो हमारे पास स्वान सर थे, ये हमारे पास क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट यानी कि जो हमारे एनिमल्स के ऊपर यानी काम करते हैं। मैंने कल आपको बताया था जूलॉजिस्ट कैसे होते हैं। और बोटनिस्ट थे हमारे पास श्रीडन सर। ठीक है, यानी कि ये बोटनिस्ट मैंने भी आपको कल बताया जो प्लांट के ऊपर काम करते हैं। तो इन तीनों की आगे थ्योरीज थी, इन तीनों ने अलग अलग अपने थ्योरीज ने बोला था। वो क्या बोला था वो मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार आप नोट कर लीजिए ऊपर से। तो अब हमारे पास जो पहले कौन से थे, श्वान, उनका पूरा नाम क्या था, थियोडोर श्वान। ठीक है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, वो दी थी हमारे पास। इनके पहले लाइफ जो एज मतलब कि जो पीरियड टाइम था वो था 1810 से लेकर 1882 तक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बाकी वैसे एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइम की बात है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन थे दूसरे, मैथियास, जैकोट, श्लीडन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा नाम याद कैसे रखे, तो श्लीडन श्वान, इसलिए 2 नाम मतलब कि बेसिक उनका पीछे का ले जाता है कि कैसे है। ठीक है, तो उसके बाद ये 1804 से 1881 तक। थर्ड हमारे पास जो आते हैं वो थे रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो इन्होंने तीनों ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी थी, इन तीनों को कंबाइन करके एक सेल थ्योरी बनी थी। ठीक है, तो हमारे पास पहली कौन सी जो सेल थ्योरी थी वो 3 पार्ट में थी। ठीक है, जो इन्होंने अलग अलग दी थी। मैं आपकी नोट्स भी बना दूंगा साथ साथ। पहले देखते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा क्या था। ठीक है, जो हमारे पास श्वान सर थे, इन्होंने ये कहा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, यानी कि उसकी बेसिक यूनिट सेल है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल पाया जाएगा। ठीक है, तो इनकी पहली क्या थ्योरी क्या होगी जो हमारे पास श्वान सर की थी, लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब जो हमारे पास श्रीडन सर थे, इन्होंने क्या कहा था कि सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सेल्स, यानी कि जो हमारे पास सेल है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किसी की भी बॉडी की, जो स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इन्होंने क्या कहा था, इनके भी लिख लीजिए, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। 2 हो गए। अब जो तीसरे हमारे पास रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी सेल है, ठीक है, वो बन रहा है अपने पुराने सेल से, यानी कि एक सेल बनता है दूसरे से। सेल कम फ्रॉम अदर सेल। ये माइटोसिस मियोसिस जो ये फर्दर प्रोसेस होता है आगे पढ़ेंगे।
लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि एक सेल है वो बनता है दूसरे सेल से। वही बात, पहले मुर्गी आई थी अंडा, अब मुर्गी में से सॉरी अंडे में से मुर्गी निकली है और मुर्गी में से अंडा। पता चला नहीं पाया कि कौन की क्या है, लेकिन वही बात है। आप बताइए, पहले मुर्गी आई थी अंडा, उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या कहा था कि सेल कम फ्रॉम अदर सेल। ठीक है, ये हमारे वर्चुअल सर ने कहा था। अब उसके बाद ये हो गया, ये हमारे पास है क्या, सेल की थ्योरी। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि श्वोन सर ने क्या बोला है, तो उनकी अलग अलग वो दे दी जाएंगी कि ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया और एक और दे दी। तो उनकी श्वोन सर ने क्या बोला था कि लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, इतनी सी बात है। वैसे ही जैकोब सर ने क्या बोला है, श्रीडन सर ने, उसके बाद कि वर्चुअल सर ने क्या बोला है, या फिर हमारे पास ये बोल दिया जाएगा कि ये है और अब ये बताओ कि किसने बोला है। तो ये तीन बेसिक है। ठीक है, ये है तो बहुत बड़ी बड़ी कि जैसे कि ये लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, इसका है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, या फिर इनकी थी जो थी वो थी क्या थी, द सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑल द लिविंग थिंग्स। इन्होंने ये बोला था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस और जनरेशन बोला। लेकिन जो बेसिक इनका निकल के आया था वो ये कंक्लूजन था जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमारे पास अब सेल थ्योरी भी हो चुकी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ज़रा एक बार ये देख लेते हैं। हमने सेल के बारे में क्या क्या पढ़ लिया, उनके हमने डिस्कवरर पढ़ लिया कि किन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, या फिर हम ये बोल देते हैं कि हमने साइंटिस्ट पढ़ लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, और सेल्स पढ़े थे कि कौन से लार्जेस्ट है, तो ये छोड़ो। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। अब हम देखा जाए तो सेल को भी है ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं यूनिसेलुलर, यूनि डेट मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। जिनके अंदर सिंगल सेल होगा उनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। दूसरा हमारे पास इसके बिल्कुल उल्टे क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, जिनके अंदर मैनी सेल्स पाए जाएंगे, यानी कि इसके अंदर क्या है, सिंगल सेल, और इनके अंदर क्या है, मैनी सेल्स। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, अमीबा सिंगल सेल होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, वो एक खुद सिंगल सेल है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर हमारे पास कुछ भी ले लो, ह्यूमन बॉडी ले लो, ह्यूमन ले लो, एनिमल ले लो, कुछ भी ले लो, मल्टी सेल होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सिंगल सेल। अब सीधी सी बात है, कोई भी आप काम दे दो कि आपको ये काम करना है, एग्जांपल लेके चलो कि आपको ये 100 ईंटें हैं, ये आपको इस जगह से इस जगह तक ढोनी है, यानी कि इस जगह से इस जगह तक पहुंचानी है। ठीक है, 100 ईंटें हैं। तो अब अगर आप अकेले हो तो अकेले काम करोगे, तो वर्कलोड सारा का सारा आपके ऊपर, अकेले के ऊपर आएगा। वैसे क्या है, सिंगल सेल कंटेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इस अकेले के ऊपर ही सारा भार होता है कि हाँ भाई स्ट्रक्चर का भी देखना है मेरे को, फंक्शंस का भी देखना है, सारा का सारा अकेला करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जो काम है वो अलग अलग उसमें बट जाता है कि तू स्पेसिफिक हो जाता है कि तू भाई सांस लेने का काम करेगा, तू रेस्पिरेशन करेगा, या फिर तू ये पहुंचाएगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तो उसका फर्क पड़ जाता है। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, और इसमें क्या होता है कि सिंगल सेल को ही स्ट्रक्चर और फंक्शन सारा देखना पड़ता है ऑर्गेनिज्म का। तो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लेकिन अब हमारे पास दो टर्म और आ जाती है। ठीक है, वो कौन कौन सी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम में ही छुपा होता है उसका वर्ड का मतलब कि ठीक है क्या है क्या नहीं है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव।
यानी कि जो पहले आया है, ठीक है, जो पहले आया है फर्स्ट, वो प्रीमिटिव। यू का मतलब होता है ट्रू। क्या हो गया यू का मतलब? ट्रू। ठीक है, प्रो पहले, यू ट्रू। अब कैरियोटिक वर्ड जो यूज होता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि प्रीमिटिव न्यूक्लियस और यू ट्रू न्यूक्लियस। इसका डिफरेंस करा देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रीमिटिव, जो पहले आया था, यानी कि अब आप मान के चलो कि जो आपसे पहले, यानी कि हमारे पास हमारे पूर्वज थे, ठीक है, उनसे पहले उनके पूर्वज थे, यानी कि जो पहले आया था। अब ये सेल्स की बात हो रही है हमारे पास, तो सेल हमारे पास सबसे पहले मान के चलो कौन सा आया था? बैक्टीरिया। ठीक है, तो यानी कि जो पहले आया था। अब पहले सेल में और आज के सेल में डिफरेंस क्या है? यानी कि ट्रू सेल्स जो ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, प्रीमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रो को एक तरीके से आप फॉल्स मान के चलो, यानी कि जो फेक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक तरीके से फेक होता नहीं है लेकिन डिफरेंस करने के लिए मान के चलो। अब प्रीमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है, तो ये देखते हैं। तो जो हमारे पास इसके अंदर होती है, ठीक है, वो हमारे पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन क्या होगी हमारे पास? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी? एब्सेंट। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? प्रेजेंट। जैसे कि आप मान के चलो कि ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो है ना मेम्ब्रेन, इसके बार बार ये मेम्ब्रेन है, यानी कि इसके एक तरीके से कवरिंग। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में क्या होगी? एब्सेंट होएगी। यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या होगी? प्रेजेंट होएगी। क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है तो इसके अंदर सारा कुछ अपडेट ही रहेगा एक तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास जो पहले आते थे हमारे पास, यानी कि प्रोकैरियोटिक है, इनके अंदर जो डीएनए होता था वो कुछ इस तरीके से होता था। यानी कि सर्कुलर डीएनए होता था हमारे पास। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हमारे पास क्या है? सर्कुलर डीएनए है। और जो डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये भी हमारे पास क्या होता है? इसके अंदर एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होएगा? एब्सेंट। और जो आज का डीएनए है, यानी कि यूकैरियोटिक का डीएनए है, वो कैसे होता है? शेप में लीनियर। आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में ऐसे होता है। ये क्या हो गया? लीनियर। और ये क्या हो गया? सर्कुलर। हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट हो गया, डीएनए इसका सर्कुलर, इसका लीनियर। अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है? ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं आगे मैं पढ़ूंगा ही कि इनकी चेन होती है कि ऊपर होते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक तरीके से होते हैं तीन में, वो आगे फर्दर बताऊंगा। तो बस इतना याद रखिए कि 70S राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं, एक चेन होती है। और राइबोसोम्स इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर होते हैं 80S। अब हमारे पास प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रीमिटिव, यानी कि पहले आए थे। ठीक है, तो प्रीमिटिव हो गया। तो अब इसके अंदर क्या होएगा हमारे पास? ये होंगे यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर होंगे। ठीक है, यानी कि सिंगल सेल होगा। लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि ये होते हैं मल्टी सेलुलर, साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोनों आते हैं। अब ये डिफरेंस हो गया। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेल के बारे में, कि सेल हमने पढ़ लिया कि सेल का ये किया था, इसने डिस्कवर किया था, ये होता है, ये इसके अंदर होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। लेकिन सेल होता क्या है? बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है? जो सेल होता है ना हमारे अंदर, इसके एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। एकदम सारा नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे कराऊंगा, जितना आप याद रख सको उतना ही। उसके बाद क्या होता है? ये हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब एक टर्म और आती है प्रोटोप्लाज्म, इसको वैसे देख लो। तो ये क्या साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम है? नहीं, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है कि साइटोप्लाज्म
प्लस न्यूक्लियस, ये अलग चीज़ होगी, ठीक है। ये लिविंग होता है मतलब एक तरीके से, और जो लिविंग होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसको ये होता है, इसको अभी आप रहने नहीं दो चाहे, मतलब ये अलग अलग होता है। डिफरेंस अगर इनके बारे में पूछा जाए तो कभी भी कि ये सेम होता है ये अलग होता है, इसको ध्यान रखना। जो अंदर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोप का भी पता चल जाते हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, पहले तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज़ होते थे जो हमारे पास रॉबर्ट हुक सर हो गए या फिर एवी लियोनोव सर हो गए, तो इन्होंने तो ऐसे ही नॉर्मल पे किया है। तो वो किन्होंने किया था सबसे पहले जो हमारे पास लेके आए थे, उनका नाम याद रखना, क्नोल एंड रुस्का। क्नोल एंड रुस्का ये 1940 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके आए थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। तो अब हमारे पास अब तक तो ये था कि सेल है भाई, सेल है, सेल है, सेल है, ऐसा है, सेल के अंदर ये है, सेल ये है, लेकिन पूरा अच्छी तरह से देखा नहीं गया था। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने देखा था तब इन्होंने बताया था कि सेल तो है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, यानी कि और भी छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनका अलग अलग है। तो सेल ऑर्गेनेलीज को किन्होंने डिस्क्राइब किया था या किन्होंने देखा था, तो वो थे हमारे पास क्रिश्चियन डे दुबे, ठीक है। ये हमारे पास है जिन्होंने सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्क्राइब किया था, एक टर्म दी थी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया सेल, अब सेल के अंदर होता क्या क्या है ये देखो। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वाटर से सबसे ज़्यादा कंटेंट बनी है, तो हमारे अंदर सेल के अंदर भी वाटर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर होता है वाटर, 70 to 90% वाटर होता है। उसके बाद प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कितना होता है इसके अंदर, 10 से 15%। उसके बाद हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जिसे बोलते हैं, जिम जाओ कार्बोहाइड्रेट्स घटाओ या लो जो भी, ये कार्बोहाइड्रेट्स 3% रखते हैं। लिपिड्स 2%, और होता है न्यूक्लिक एसिड। अब ये बोलोगे भाई कि न्यूक्लिक एसिड होता है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारे पास ये होता है डीएनए आरएनए के फॉर्म में, डीएनए और आरएनए ये बनाता है, डी कार्बोक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये आगे पढ़ाऊँगा। तो उसके बाद ये होता है 5 to 7%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आयंस भी होते हैं, आयंस सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये अलग अलग आयंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं वो आगे बताऊँगा। ये है हमारे पास सेल के अंदर वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, आयंस, ठीक है। इतना आगे समझ। अब जो हमारे पास क्रिश्चियन डी डव थे, इन्होंने क्या देखा था, सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या है। अब सेल है, अब इसके अंदर छोटे 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 और भी बहुत सारी चीज़ है, गोल्गी बॉडीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इन्होंने देखा, अब इन्होंने जो देखा वो भी देखा कि हाँ कि उनका कुछ वर्किंग वगैरह है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। आज हमने बेसिक सेल्स के बारे में कर लिया, अब पहले ये नोट कर लीजिए। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि सेल के, हमने तो पहले पढ़ा कि साइंटिस्ट कौन थे, डिस्कवर किसने किया था, लिविंग सेल और मतलब कि डेड सेल डिस्कवर किसने किया था, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, इसको छोड़ो। फिर हमने देखा था सेल थ्योरी कि किन किन्होंने दी थी, तो कौन थे जो तीन पर्सन थे, ठीक है, कौन थे, श्वान, श्लीडन एंड रुडोल्फ विर्चोव। पता है क्या, छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो, जैसे कि आप अब नोट्स अब बना रहे हो तो हमें कोई बुक तो छापनी नहीं कि आप डिट्टो बना रहे हो। अब मैं बिल्कुल छोटे छोटे आपको नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि जो कल की डेट में अगर आपको रिवीजन करनी पड़े तो बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाए आपकी रिवीजन। ये नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ रही है, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे सेल थ्योरी है, इनके के सिर्फ नाम लिख दो कि किसने दिए है, 3 बंदे के, और उन्होंने छोटी छोटी लाइन जैसे मैंने आपको 3 लिखवाई वो क्या दिया। प्रॉपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम बेसिक है। हाँ, अगर आपको पीएचडी करनी है या फिर आपको एग्ज़ाम इसी के रिगार्डिंग देना है, ठीक है, तो आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के बाद क्या पढ़ा आज हमने, उसके बाद हमने पढ़ा सेल की डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन कितने टाइप में थी हमारे पास, 2 टाइप में, कौन कौन सी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। भूलना नहीं है, याद कर लो, डेली रिवीजन करोगे डेली याद रहेगा। अब उसके बाद इनको भी मतलब कि आगे हमारे पास 2 टाइप से डिवीजन आ गई थी, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन
निक माइक्रोस्कोप। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सेल हमने पढ़े, क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टेबल और देख लो चाहे, अगर आप देखना चाहते हो कि सेल, हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो पाए जाते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिए कि एक तो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, यानी कि जिनके बाहर मेम्ब्रेन होगी, और एक होंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, ओपन नहीं है वो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें एक है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अब भाई कोई गरीब आदमी है, ठीक है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, ऐसे ही रहता है झोपड़पट्टी में, ठीक है। आप थोड़ा सा अमीर ले लो, यानी कि वीआईपी टाइप से ले लो, तो वो हो गया हमारे पास सिंगल, जिनके पास एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जैसे कि हमारे पास मोदी सर हो गए, हमारे पीएम हो गए, तो वो बहुत वीआईपी पर्सन हो गए, हमारे पास योगी जी हो गए, योगी आदित्यनाथ, तो उनके पास क्या है कि डबल मेम्ब्रेन, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन है उनके पास एक तरीके से, ये मान लो, फिर उसके अंदर वो है, तो इस तरीके से है। मतलब मेम्ब्रेन का आगे बताऊँगा अलग चीज़, ये तो यहाँ बस वैसे बता रहा हूँ। तो इनके अंदर ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, अब जो ऐसे ही रहते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स, पढ़ाऊँगा इनको अच्छे से, लेकिन बस तभी मतलब कि नाम देख लीजिए कि कैसे है, ठीक है। तो राइबोसोम्स हो गए हमारे पास, उसके बाद हमारे पास होते हैं सेंट्रियोल्स रहते हैं, कुछ बताता हूँ अभी कि हाँ, कि कैसे है, कि थोड़ा थोड़ा एग्जांपल याद रखेंगे। तो होते इसमें साइटोस्केलेटन भी होते हैं। अब डबल बाउंड में होते हैं, वो होता है न्यूक्लियस को हमें ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि ये पूरे सेल को एक तरीके से कंट्रोल करता है, सेंटर में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है, इनको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी बस ये इतना देख लीजिए। लाइजोसोम्स हो गए हमारे पास, ठीक है, गोल्गी बॉडीज होगी, गोल्गी अपरेटस हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इनको एक एक करके पढ़ेंगे अब कल से, कि कल हम पढ़ेंगे जो है, अब हमने ये देखा कि कौन कौन से हैं, कि ऑर्गेनेलीज कौन कौन से, तो कल से हम ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है कैसे नहीं है, थोड़ा सा मैं कल आपको कल से ऑर्गेनेलीज स्टार्ट कर देंगे। तो आज हमने क्या क्या जो पढ़ लिया देख लिया आपने, कि हमने सेल की थ्योरी पढ़ी, साइंटिस्ट के नाम पढ़ लिए, एक बार सारे के नोट्स बना लीजिए। नोट्स मैं आपको बार बार इसे बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में याद करने में ईजी रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग या कुछ भी और आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ भी कोई समझ में आया, कुछ भी आपको यूज़फुल लगा, तो तब लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।